एवरीवन, तो वेव ऑप्टिक्स का हम लोगों का 10th सेशन पूरे कंप्लीट हो चुके थे, बराबर है। और प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने यंग्स एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स लिए थे। यंग्स एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे, तो यंग्स एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला देखा था। याद है कि बेटा फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या था आपका, जिसे मैंने कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट किया था। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला कैपिटल एक्स से हमने उसे रिप्रेजेंट किया था। दैट फॉर्मूला इज लैम्बडा इनटू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, यही था ना फॉर्मूला। हाँ, अच्छा, आपके टेक्स्ट बुक में बेटा इसे कैपिटल एक्स से फ्रिंज विड्थ नहीं बताया है, आपके टेक्स्ट बुक में इसे कैपिटल डब्ल्यू से बताया है। तो टेक्स्ट बुक भी फॉलो किया करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ बस वही फॉलो कर रहे हो। टेक्स्ट बुक भी फॉलो करा करो कि कोई टॉपिक तो छूट नहीं गया है, और कोई चीज आपको नहीं समझ में आया वहां से तो वो पूछा करो। ठीक है, तो ये एक्स हमने बताया था, दैट इज द फ्रिंज विड्थ, दैट इज डिपेंड अपॉन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, दैट इज डिपेंड अपॉन द कैपिटल डी। कैपिटल डी क्या था, याद है कि बेटा आप लोगों को? कमेंट्स कीजिए, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड द स्क्रीन। अच्छा, तो आपने ये जो इंटरफेरेंस जो पढ़ा था यंग्स एक्सपेरिमेंट में, इंटरफेरेंस पढ़ा था, तो उसमें कितने सोर्सेस लिए थे आपने? दो सोर्सेस, और दो सोर्सेस के लिए काफी सारी कंडीशंस भी रिक्वायर्ड थी, बराबर है। वो दो सोर्सेस के लिए ये जो स्मॉल डी था, ये क्या था एग्जैक्टली? स्मॉल डी क्या था? डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेस। ओके, चलो, तो आज के सेशन में एक्चुअली हमें बायप्रिज्म ये टॉपिक पढ़ाना है। बट ये बायप्रिज्म पढ़ाने के पहले इस बेसिस पे एक मेरा एक क्वेश्चन बाकी है, तो इस क्वेश्चन को पहले हम लोग ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग बायप्रिज्म टॉपिक को शुरू करेंगे। ठीक है, तो अरे भाई नेक्स्ट पेज। हाँ, ये न्यूमेरिकल बाकी था हमारा। ठीक है, 20 नंबर का न्यूमेरिकल आपके टेक्स्ट बुक से बेटा। The intensity of light coming from the one slit in the Young's experiment is twice the intensity of light coming from the another slit. हम लोग दो स्लिट लेते हैं बेटा, बट यहाँ पे इंटेंसिटी कैसे कहा गया है, तो एक स्लिट का इंटेंसिटी, यानी आपको यहाँ पे गिवन कंडीशन दिया हुआ है। गिवन क्या दिया हुआ है, तो गिवन दिया है इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट स्लिट इज इक्वल टू ट्वाइस द इंटेंसिटी ऑफ सेकंड स्लिट, ऐसा दिया है कंडीशन। देखो पढ़ो अच्छे से। यस, हाँ। व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट रेशो, आपको पूछा है रेशो किसका होगा, रेशो पूछा है इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस इन द रिजल्टिंग इंटरफेरेंस पैटर्न। अप्रोक्सीमेट रेशो किसका पूछा है, इंटेंसिटी का पूछा है, किसके लिए, फॉर ब्राइट एंड डार्क। मुझे बताओ ब्राइट कब होता है बेटा, ब्राइट यानी कौन सा इंटेंसिटी, ब्राइट यानी मैक्सिमम या मिनिमम? ओके, तो आपको ये इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट अपॉन इंटेंसिटी ऑफ अ डार्क ये पूछा गया है, यानी इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट यानी आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम, ये रेशो पूछा गया है। क्लियर? अच्छा, क्या बेटा आप लोग आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम का फॉर्मूला जानते हो क्या? प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा है इसे। आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम का फॉर्मूला है हमारा A1 प्लस A2 होल स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 होल स्क्वायर, है क्या ऐसा फॉर्मूला? ओके, चलो, तो ये आई मैक्स आई मिनिमम निकालने के लिए मुझे A1 A2 के वैल्यू की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, हाँ अदिति बराबर है, काफी अच्छे से टाइप करके पट से भेज दिया, बहुत अच्छी बात है। तो चलो, तो इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो यार, यहाँ से मैं I1 अपॉन I2 क्या लिख सकता हूँ, I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू 2/1 लिख सकता हूँ क्या? हाँ, तो वी हैव इंटेंसिटी का और एम्पलीट्यूड का क्या रिलेशन है, I1 by I2 is directly proportional to A1 by A2, क्या बेटा, होल स्क्वायर। अच्छा, I1 by I2 कितना दिया है, 2I1 ना, सो A1 by A2 कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 2/1 आएगा क्या?
यस नो आएगा। अच्छा ठीक है ओके। अब देखो यार मैं वापस आ रहा हूँ अपने फॉर्मेट पे, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम। तो आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम इसे निकालने के लिए क्या कर देंगे, कंपोनेंडो डिविडेंडो ए वन ए टू। हाँ, या ए वन बाई ए टू का वैल्यू यहाँ पे ए वन ए टू से डिवाइड कर लो बेटा। आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ से ए टू से डिवाइड कर सकते हो, या कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो क्या यूज कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, रूट टू प्लस वन अपॉन रूट टू माइनस वन कर सकता हूँ क्या मैं इसे, कंपोनेंडो डिविडेंडो। देखो ना यहाँ पे ये समझ में आया क्या ये स्टेप, यस और नो बताइए। हाँ, नहीं आया होगा तो फिर इसे मैं अलग वे से बताऊंगा। आया क्या स्टेप, दिमाग में फिक्ट हो गया। हम्म। अब देखो यहाँ पे जो स्क्वेयरिंग है, यहाँ पे कंपोनेंडो डिविडेंडो मैंने प्रॉपर्टी लगाया है, और इस हिसाब से अंडर रूट ऑफ वन प्लस रूट टू अपॉन रूट टू माइनस वन। ठीक है, तो इसे इम्प्लीमेंट किया जाए। इम्प्लीमेंट करने के लिए कैसे करते हैं इसे, हाँ इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे सिंप्लीफाई किया जाए, रूट टू प्लस वन होल स्क्वायर, नीचे में मैं लिख रहा हूँ देखो, नीचे में लिख रहा हूँ रूट टू का स्क्वायर। नहीं, रूट ऑफ रूट टू, इसे सिंप्लीफाई सॉल्व कैसे किया जाए, एक मिनट। वैसे तो यहाँ पे ए प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लगा के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बट जैसे आंसर चाहिए ना, ये आंसर जो कोट किया है 34, तो क्या हुआ बेटा, होल स्क्वायर है ना। हाँ वो होल स्क्वायर तो वैसे भी आ ही जाएगा ना, गलत थोड़ी है। चलो इसे थोड़ा सा स्टेप पे सॉल्व करते हैं। देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, रूट टू प्लस वन होल स्क्वायर इंटू रूट टू माइनस वन होल स्क्वायर इंटू रूट टू माइनस वन, सॉरी प्लस वन, रूट टू प्लस वन। इसे स्क्वायर को मैं बाहर निकाल रहा हूँ। कर सकते हैं कि ये देखिए, ये स्क्वायर को मैंने बाहर निकाल दिया। ये जो स्क्वायर वाला टर्म था ना, उस स्क्वायर वाले टर्म को मैंने बाहर निकाल के रख दिया। रूट टू प्लस वन, रूट टू प्लस वन, यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा मैथमेटिकली अरेंजमेंट है, उस मैथमेटिकल अरेंजमेंट को ही हमें समझना है। क्या हो गया यार, ये हैंग हो गया क्या सॉफ्टवेयर। हम्म, ये स्टेप मैंने जो लिखा है वो समझ में आ रहा है क्या। वो अचानक बंद हो गया। हम्म, कहाँ तक आए थे, और ये छूट गया पोर्शन। ओके फिर से बता रहा हूँ मैं, ये अरे बाप रे, पूरा इतना बताना पड़ेगा। हम्म, क्या था यहाँ पे, आई मैक्स आई मिनिमम का फॉर्मूला जल्दी से मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखो यार, आई मैक्स आई मिनिमम का फॉर्मूला ए वन प्लस ए टू होल स्क्वायर अपॉन ए वन माइनस ए टू होल स्क्वायर। मैंने यहाँ से आई वन बाय आई टू का वैल्यू देखा था, आई वन बाय आई टू इज वन बाय टू, और ए वन बाय ए टू इज इक्वल टू आई वन बाय आई टू, उसका पावर कितना, वन बाय टू। नहीं ये उल्टा हो गया ना, टू बाय वन। क्या हो गया, सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा प्रॉपरली।
आज पता नहीं था कि बाकी लोगों को क्लास है या नहीं है करके, लिंक आया था या नहीं आया था? आवाज आ रहा है कि सभी को? हाँ, यार इतने कम लोग हैं आज, पता नहीं कहाँ गए तुम। हाँ हाँ, ट्राई करने पर आ नहीं रहे। क्या मुझे बोल रहे थे मानसी और निशा ट्राई करने पर आप ज्वाइन नहीं कर रहे। ज्वाइन नहीं हो पा टाइम रहे? आउट हो रहा है आपका। हाँ, ऐसा कैसे हो रहा है? टाइम आउट में क्या एग्जैक्टली क्या हो रहा है? एक मिनट में देखता हूँ, मेरे दूसरे हिस्से देखता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ। रिक्वेस्ट तो नहीं आ रही है किसी की। दूसरा लिंक है, एक ही तो लिंक है ना। बायो, ऐसे कैसे बायो में जाएंगे, अभी रोज का तो है। एक मिनट, मोबाइल से कनेक्ट करके देखता हूँ किसी का। हाँ अभी आ रही है रिक्वेस्ट तो यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा था तो पता नहीं। एक मिनट, अच्छा हो गया बता दिया। यहाँ पे क्या हो गया था? क्यों रे तुम लोग, तुम्हारा एंट्री नहीं हो रहा था क्या? अच्छा, ओके अभी आ गए। कुछ एंट्री का प्रॉब्लम होगा वही तो। ओके अभी आ गया ना, चलो ठीक है। न्यूमेरिकल वैसे भी फिर से बताना ही पड़ रहा है, क्योंकि वो बार बार ये डिस्टर्ब होती जा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है तो। हाँ देखो, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम को निकालना था। आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम इज इक्वल टू ए वन प्लस ए टू होल स्क्वायर अपॉन ए वन माइनस ए टू होल स्क्वायर। ठीक है, यहां से देखा गया सो आई वन अपॉन आई टू कितना आता है, 2:1 ये आ रहा है। और यहां से मैं निकालना चाहूंगा आई वन बाय आई टू इज इक्वल टू ए वन बाय ए टू। एम्पलीट्यूड का क्या होता है, स्क्वायर होता है, देयर फोर ए वन बाय ए टू कितना आएगा, तो ए वन बाय ए टू आएगा √2/1। ये ए वन बाय ए टू, तो मुझे निकालना है आई मैक्स बाय आई मिनिमम। आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम मुझे निकालना है, जिसका फॉर्मूला जो है ए वन प्लस ए टू होल स्क्वायर अपॉन ए वन माइनस ए टू होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अगर मैं इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ तो यहाँ कंडीशन में कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो √2 + 1 होल स्क्वायर अपॉन √2 - 1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ तक मैंने सॉल्व करवा दिया था, मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा अरेंजमेंट चेंज कर रहा हूँ। देखो, ये √2 + 1 अपॉन √2 - 1 इंटू √2 + 1 √2 + 1 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड और स्क्वायर को बाहर निकाल लिया। ठीक है, यहां तक हो गया था हमारा। चलो न्यूमरेटर में क्या आएगा, न्यूमरेटर में इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे। न्यूमरेटर में मैं इनका मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं तो क्या आएगा, √2 + 1 होल स्क्वायर आएगा अपॉन, यहाँ पे क्या फॉर्मूला आएगा बेटा, a प्लस बी ए माइनस बी, क्या फॉर्मूला आएगा, यानी √2² -1 स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूं मैं। और इसके ऊपर का टॉप का पावर कितना, स्क्वायर। यस, हाँ। अब देखो, हाँ अब देखिए यहाँ पे ये मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, ये ऊपर का पोर्शन ये सॉल्व कर रहा हूँ। इसे a + b² का फॉर्मूला इंप्लीमेंट करते, a² यानी 2² + 1² यानी 1 + 2 √2 आएगा क्या। न्यूमरेटर देखिए, न्यूमरेटर का टर्म समझ में आया क्या, ये कैसे निकाला है। यहाँ पे मैंने a + b² का फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया है। देखो ये टेक्स्ट बुक में दिया हुआ न्यूमेरिकल है, इस वजह से इसे फोकस कर रहे हैं, अदरवाइज ये इतना इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल नहीं है। बट हमें हर चीज पता होना जरूरी है कि हमारे टेक्स्ट बुक में क्या क्या दिया है और उसे कैसे समझना है, वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे सॉल्व करेंगे बेटा, √2 का स्क्वायर कितना आएगा, √2 का स्क्वायर आएगा 2, ओके। और 1 का स्क्वायर कितना आएगा, ओके। और इसका भी स्क्वायर है ना। अच्छा, तो इसे सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर में क्या आएगा बेटा, 3।
प्लस 2√2 और डिनोमिनेटर में क्या 1 नहीं लिखा तो भी चलता है ना भाई। हाँ यस सर। अच्छा, अब यहाँ पे फिर से a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ बेटा, a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, क्या आएगा 9 प्लस इसका स्क्वायर कितना 4 × 2 आएगा प्लस 2 × 3 × 2√2। क्लियर है क्या? a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है। देखो यार नहीं समझ में आया तो पूछो। देखो 3 का स्क्वायर 9, 2√2 का स्क्वायर, 2√2 का स्क्वायर कितना आएगा 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4√2 का कितना आ जाएगा 2 और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई बाय 2, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई बाय 2, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। क्लियर? देखो कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है। 9 प्लस ये आ जाएगा 8 प्लस ये कितना 6 और ये 2 12√2। ओके 9 प्लस 8 17 प्लस 12√2 का वैल्यू रे पता है क्या आपको? ओके तो यहां से इसका आंसर निकालना पड़ेगा आपको। ये आंसर अप्रोक्सीमेटली मेरे पास यहाँ पे है तो मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ अप्रोक्सीमेटली 34 आता है ये आंसर। ये करके देख लेना, ठीक है। अच्छा ये न्यूमेरिकल में एक्चुअल सुनो सुनो, ये न्यूमेरिकल लग रहा होगा सर इतने कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल कहाँ से आ गया, इतना कैलकुलेशन कहाँ से आ गया, तो ये न्यूमेरिकल बेटा जेई एग्जाम में भी पूछा गया है। सेम न्यूमेरिकल आपके अगर एररलेस आप लोग ऑब्जर्व करते हो तो आपको दिखेगा कि जेई एग्जाम में भी पूछा गया न्यूमेरिकल है ये। सेम ऐसा कि ऐसे न्यूमेरिकल है, हाँ बस ऑप्शन के साथ दिया हुआ है। कोई स्टेप नहीं समझ में आया होगा तो वो देखो यहाँ पे क्या हमने किया है। यहाँ पे ये मैंने सिंप्लिसिटी के लिए थोड़ा मॉडिफाइड स्टेप किया है तो इसे मैं हैश मार्क इंडिकेट कर रहा हूं ये स्टेप को, ठीक है। हो गया, चलो नेक्स्ट चले। यार एक काम करो इसका स्क्रीनशॉट ले लो यार, गलती से ये सॉफ्टवेयर फिर से ये हो गया तो ये फिर से चला जाएगा तो मैं फिर से नहीं लिख पाऊंगा। हाँ जानवी एक बार फिर से बताऊं मैं, ठीक है। एक काम कर लो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ। आपको क्या दिया था, ये कंडीशन दिया था न्यूमेरिकल में। इंटेंसिटी कैसी है तो इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट इज अ 2 टाइम्स ऑफ सेकंड, ऐसा दिया है। तो इंटेंसिटी का रेशियो कितना आएगा बेटा I1/I2 2/1। मुझे पूछा है इंटेंसिटी का रेशियो नहीं पूछा है, मुझे पूछा है ब्राइट का रेशियो और डार्क का रेशियो। बेटा ब्राइट यानी क्या मैक्सिमम इंटेंसिटी, डार्क यानी क्या मिनिमम इंटेंसिटी। इसके लिए मेरे पास ये फॉर्मूला है A1+A2 होल स्क्वायर अपॉन A1 - A2 होल स्क्वायर। इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, तो एम्पलीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी का रूट, ये होगा बेटा। क्योंकि यहाँ से स्क्वायर निकाल दिया, यहाँ से स्क्वायर निकाल दिया तो इधर अगर मैं ट्रांसफर करूंगा तो क्या आएगा रूट। तो इस वजह से मैंने इसका रूट लिखा है, ये देखो यहाँ पे इसका रूट लिखा, 2 का रूट √2, 1 का 1 ही रहेगा, ठीक है। देन कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी मैंने यूज किया है, इस 1 को ऊपर लेके गया प्लस, इस 1 को नीचे लेके गया माइनस, देखो प्लस और ये माइनस और ये स्क्वायर, ठीक है। फिर मुझे इसे सॉल्व करना था तो a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने इंप्लीमेंट किया होता, a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया होता और सॉल्व किया होता। बट सॉल्व करने के लिए काफी तकलीफ काफी डिफिकल्टी आती, इतनी आसान से सॉल्व नहीं होता। तो मैंने ये एक स्टेप इस्तेमाल किया है जहाँ पे √2+1 √2 - 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है। यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होगा तो √2+1 √2+1 का क्या हो जाएगा बेटा स्क्वेयरिंग, ये देखो √2+1 का होल स्क्वायर। नीचे में a माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया a प्लस बी होल स्क्वायर का, ये देखिए, और यहाँ पे इसको सॉल्व किया, √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर कितना 1, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में 1 तो उसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर से यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया a प्लस बी होल स्क्वायर का, और ये कैलकुलेशंस आपको करके देखना पड़ेगा, इट्स नॉट माय पार्ट, ये कैलकुलेशंस आपको करके देखना पड़ेगा तो जाके आपको परफेक्ट आंसर मिलेगा। ठीक है जानवी? यस नो? चलो बड़े आगे फिर। हाँ सर। आपको स्क्रीन पूरा ही दिख रहा है क्या प्रॉपरली, या मैं दो दो बार दिख रहा हूँ?
चलो बढ़े आगे। हम्म, हाँ, अब देखो यार, मैं नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ अभी, बाइप्रिज्म क्या होता है, इसे समझिए। अ, अब ये एक्चुअली बाइप्रिज्म हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, तो एक्चुअली ये बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट है। ये एक्सपेरिमेंट हम लोग यूज करते हैं फॉर फॉर्मेशन ऑफ टू कोहेरेंट सोर्सेस। तो मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टू कोहेरेंट सोर्सेस, तो ये बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट यूज टू प्रोड्यूस, यूज टू प्रोड्यूस टू कोहेरेंट सोर्सेस। पता है ना बेटा, आपको दो सोर्सेस लगते हैं, किसके लिए? इंटरफेरेंस के लिए। अब सबसे पहले ये समझो, ये बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट अपने को डिटेल में नहीं पढ़ना है, बट इस बेस के अगेन न्यूमेरिकल पूछे गए हैं। तो सबसे पहला वर्ड बाइप्रिज्म क्या होता है? ये बाइप्रिज्म क्या है? बाइप्रिज्म यानी क्या लगता है बेटा, कितने प्रिज्म हो गए? बाय यानी क्या? यानी दो प्रिज्म। ओके, तो यहाँ पे दो प्रिज्म है। दो प्रिज्म कैसी है, तो ये काफी पतले पतले दो प्रिज्म है, यानी थीन प्रिज्म। काफी पतले प्रिज्म है, थीन यानी जस्ट लाइक अ प्लेट, ग्लास स्लैब जिसे इतने पतले हैं, थीन प्रिज्म ज्वाइन बेस टू बेस, ज्वाइन बेस टू बेस, ऐसी ज्वाइन किए गए हैं, और इससे ये मुझे एक बाय प्रिज्म मिला है। यहाँ पे मैं डायग्राम निकाल रहा हूँ, वैसे तो काफी मोटा दिखाई दे रहा है मेरा ये प्रिज्म मैंने जो निकाला है, बट इतना भी मोटा नहीं होता है, इससे भी थीन होता है, इससे भी थीन होता है, इससे भी पतला होता है ये बाय प्रिज्म। अब इस बाय प्रिज्म में जैसे मैं बात कर रहा हूँ, ये इतना थीन है कि इसका जो ऑब्ट्यूज एंगल दिखाई दे रहा है बेटा आपको, ये ऑब्ट्यूज एंगल अराउंड 179 डिग्री। अच्छा मुझे बताओ यार, ट्रायंगल का टोटल एडिशन कितना होता है? 180। तो मैंने ऑब्ट्यूज एंगल ही, ऑब्ट्यूज एंगल जो दिखाई दे रहा है आपको, ऑब्ट्यूज एंगल जो दिखाई दे रहा है वो मैंने 179 ले लिया। ये बचे हुए दो एक्यूट एंगल कितने डिग्री के हो गए? हाफ डिग्री, बाप रे। यानी सोचो सोचो अच्छे से देखो, यानी ये आपको टिप यानी कितना, हाँ हाँ 0.5 डिग्री, या जिसे 30 मिनट्स भी कह सकते हैं ना बेटा, 0.5 डिग्री यानी 30 मिनट्स भी कह सकते हैं इसको। आप लोगों ने लॉग टेबल पढ़ा है, वहां पे डिग्री टू मिनट्स का कन्वर्शन है, ठीक है। तो बाय प्रिज्म क्या है, सबसे पहले तो बाय प्रिज्म में कैसे बनता है, तो ये बनता है दो थीन प्रिज्म से, और इसे ज्वाइन किया गया है बेस टू बेस, ठीक है। और यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल 179 डिग्री, और जो आपका एक्यूट एंगल रहता है वो हाफ डिग्री यानी 30 मिनट्स का होता है। अब बायप्रिज्म किस लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये इस्तेमाल करते हैं दो कोहेरेंट सोर्सेज बनाने के लिए, फॉर द इंटरफेरेंस ऑफ द सोर्सेज। अब ये एक्सपेरिमेंट में क्या क्या हमें यूज करना है, वो कंपोनेंट को पहले देख लो, कंपोनेंट को पहले समझ लो। तो यहाँ पे जैसे मैं बात कर रहा हूँ एक्सपेरिमेंट में, तो एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले मैं यूज कर रहा हूँ एस सॉरी एस नहीं, इसके पहले रहना चाहिए सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट जहां से लाइट आ रहा है। इसके बाद ये जो लाइट इमिट होगा, अब ये लाइट बहुत ब्रॉड नहीं चाहिए, समझो अच्छे से, बहुत ब्रॉड नहीं चाहिए। आपको पता है ना बेटा, लाइट का सोर्स जो होता है वो ब्रॉड चाहिए या नैरो चाहिए? नैरो चाहिए, बराबर है, काफी नैरो चाहिए। अब नैरो यानी इसको पतला करने के लिए मैंने यहां से स्लिट इस्तेमाल किया है, दिस एस, एस यानी स्लिट, स्लिट। तो ये क्या करेगा, बहुत थीन, बहुत पतला सा वो लाइट को ही एंट्री देगा और बाकी को रोक देगा। यानी ब्रॉड जो सोर्स होगा, बड़ा सा फोकस है, बड़े से फोकस से छोटा सा लाइट चाहिए, तो मैं उसके सामने एक छोटा सा विंडो बना दूंगा। तो वैसा है विंडो, दैट इज कॉल्ड एज अ स्लिट। स्लिट के बाद मैंने रखा है बी, बी यानी क्या, बाय प्रिज्म। बाय प्रिज्म के बाद हम लोग रखेंगे लेंस। अब ये लेंस क्यों, क्योंकि जो भी हमारा लाइट इंटरफेयर होगा, उस लाइट को मुझे फोकस करना है स्क्रीन के ऊपर में, मुझे उसे फोकस करना है स्क्रीन के ऊपर में, और स्क्रीन के ऊपर में अगर फोकस करना है तो इसलिए मुझे लगेगा ये लेंस, और ये रहेगा मेरा स्क्रीन। बट ये जो स्क्रीन में जो लिख रहा हूं यहाँ पे, ये स्क्रीन है, बट ये स्क्रीन ना होते हुए स्क्रीन पे जो कुछ भी इंटरफेरेंस पैटर्न होगा वो मैं नेकेड आई से, खुली आंखों से मैं देख नहीं सकता हूं। उसे देखने के लिए मुझे अरेंजमेंट लगेगा, दैट इज कॉल्ड एज अ आई पीस, आई पीस ये लगेगा। आप लोगों ने माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल किया है, देखा है कि नहीं देखा? शायद तो 11th के लिए कॉलेज में गए नहीं होगे, 10th में माइक्रोस्कोप यूज किया है क्या बेटा, देखा है क्या कभी?
हाँ, तो वो छोटे-छोटे चीज़ें दिखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की इस्तेमाल करना पड़ता है या इंटरफेरेंस पैटर्न यूज़ करने के लिए टेलीस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न खुली आँख से नहीं दिखेगा, वो हमें दिखेगा विद द हेल्प ऑफ द आई पीस। तो ये एक अरेंजमेंट है, दिमाग में फिट कर लो हाँ, ये दिमाग में फिट कर लो क्योंकि न्यूमेरिकल है, इस वजह से मुझे ये काफ़ी डिटेल में पढ़ाना पड़ रहा है और वो भी सिर्फ़ एक ही न्यूमेरिकल, ठीक है? अब देखो ये एग्ज़ैक्टली एक्सपेरिमेंट कैसे होगा उसे सोचने समझने की कोशिश करते हैं। देखो इस एक्सपेरिमेंट में मैंने कितने सोर्स यूज़ किए हैं? जैसे कि मैंने आपको अरेंजमेंट बताया, प्रीवियसली अरेंजमेंट में कितने सोर्स बताया मैंने? 1 सोर्स बताया या 2 सोर्स बताया? सोर्स कितने बताए? 1, ठीक है? अब देखो यार मैंने सोर्स तो एक ही इस्तेमाल किया है। देखो एस इज़ अ सोर्स दिखाई दे रहा है, ये एक सोर्स, ठीक है? यहाँ से लाइट आगे फॉरवर्ड हो रहा है। देखो यहाँ से लाइट आगे फॉरवर्ड हो रहा है, दिखाई दे रहा है? ये लाइट फॉरवर्ड हुआ, यहाँ पे गिरा। यहाँ पे गिरने के बाद ये हमारे रिफ्रैक्टिव सरफेस के थीन पार्ट पे गिरने के बाद ये हुआ बेंड, इसका बेंडिंग दिखाई दे रहा है? एक-एक पॉइंट, एक-एक लाइन, एक-एक रेज़ अच्छे से समझो। फिर ये देखो, ये अगेन थिक पोर्शन पे गिरने के बाद ये ऐसा बेंड हुआ, ठीक है? देन देखो, ये जो लाइट है, ये कहाँ पे इंसिडेंट हुआ है? ये थीन पोर्शन पे इंसिडेंट हुआ है। बायप्रिज्म के काफ़ी थीन पोर्शन पे, तो ये ऐसा यहाँ पे मिला है, ठीक है? वैसे ये देखिए, ये भी थीन पार्ट पे गिरा है और ये ऐसा यहाँ पे गिरा है, ओके। तो आप लोग देख रहे हो यार, यहाँ पे क्या हुआ है कि ये रेज़ क्या हुए, इतने पोर्शन पे क्या हुआ है? मिक्स हुए हैं क्या? इतने पोर्शन पे ऊपर के रेज़ और नीचे के रेज़ एक दूसरे के साथ मिक्स हुए हैं। मिक्स हुए हैं यानी क्या हुआ बेटा? सुपरपोज़िशन, और सुपरपोज़िशन की वजह से क्या हो सकता है? ड्यू टू द सुपरपोज़िशन क्या मिलेगा? ये देखो यार रीजन को नाम भी दिया है मैंने, सुपरपोज़िशन। तो सुपरपोज़िशन की वजह से क्या होता है? इंटरफेरेंस होता है। ड्यू टू द सुपरपोज़िशन देयर एक्सिस्ट द इंटरफेरेंस, और उस इंटरफेरेंस में हम लोगों को पैटर्न मिलेगा, जैसे कि आप लोग जानते हो बेटा, आपके इंटरफेरेंस का पैटर्न कैसे बनता है? तो ये आपका स्क्रीन, इस पे आपका ये इंटरफेरेंस का पैटर्न मिलता है। ऐसे ही मिलता है ना? बीच में सेंट्रल ब्राइट, फिर फर्स्ट मैक्सिमा, फिर इधर फर्स्ट ब्राइट, फिर फर्स्ट डार्क, सेकंड डार्क, इस तरह आपको पैटर्न मिलता है। अपना अच्छा मुझे ये बताइए बेटा, हम लोगों ने सोर्स कितना इस्तेमाल किया? अभी भी मैं पूछ रहा हूँ, सोर्स कितने इस्तेमाल किए? 1। बट मुझे लग क्या रहा है पता है कि इंटरफेरेंस कैसे हो रहा है? मुझे क्या लग रहा है या देखने के लिए ऐसा लग रहा है कि यार ये जो लाइट है ना वो ऐसे नहीं आ रहा है। ये देखो, ये ऐसी आने वाला रे है ना, ये कहाँ से आ रहा है लग रहा है? देखो इसका रिट्रेस पाथ निकालो। कहाँ से लग रहा है आ रहा है? S1 से एक लाइट आ रहा है, ऐसे लग रहा है मुझे, और दूसरा लाइट कहाँ से आ रहा है लग रहा है? ऐसे लग रहा है क्या? और इनके वजह से यहाँ पे मुझे कौन-सा पैटर्न मिल रहा है? ऐसे लग रहा है, ये एक लाइट S1 से आ रहा है, एक लाइट S2 से आ रहा है, ऐसे लग रहा है, पर है क्या? रियल में है क्या? नहीं। तो S1 और S2 ये कौन से सोर्स हो गए बेटा? ये रियल सोर्स नहीं है। दैट इज कॉल्ड एज S1 एंड S2 आर वर्चुअल सोर्सेस, वर्चुअल सोर्सेस। और ये वर्चुअल सोर्सेस क्यों मिले हैं? ड्यू टू बायप्रिज्म अरेंजमेंट। बायप्रिज्म अरेंजमेंट, क्लियर? हाँ, अब देखो यार आप, हाँ, सुनो अच्छे से। आप लोगों ने बेटा इसके पहले का कंसेप्ट ये पढ़ा था कि यार जब मैं बायप्रिज्म की बात करता हूँ, तो इससे मुझे S1 S2 दो सोर्सेस मिले, बट ये S1 S2 दो सोर्सेस कैसी है बेटा? वर्चुअल, नॉट रियल, ठीक है? अच्छा यहाँ पे जो इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा, तो ये इंटरफेरेंस पैटर्न तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है ना बेटा? किससे पढ़ा है? यंग से पढ़ा है। तो वो और ये यंग, ये बिल्कुल सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। यानी अगर मैं बायप्रिज्म से भी निकालता हूँ फ्रिंज विड्थ तो कितना आएगा बेटा? x इज इक्वल टू लैम्बडा कैपिटल D बाय स्मॉल d, ठीक है? अच्छा अब मुझे बताओ यार, कैपिटल D तो डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं आप, कर सकते हैं क्या? कैपिटल डी वाला डिस्टेंस आप मेजर कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, क्योंकि आपने सोर्स कहाँ रखा है ये आपको पता है, और आपने स्क्रीन कहाँ पे रखा है, यानी स्क्रीन यानी वो आपका आईपीस कहाँ पे, ये कैपिटल डी आराम से नोट कर सकते हैं। अच्छा लाइट आप इस्तेमाल कर रहे तो उसका वेवलेंथ भी पता है, बट स्मॉल डी कैसे निकालेंगे यार? कोई बता पाएगा स्मॉल डी कैसे निकालेंगे?
यहाँ पे ये जो डायग्राम जो मैंने बनाया है उसमें स्मॉल डी कैसे निकालेगी, जो है ही नहीं। S1 S2 तो है ही नहीं, ये तो बस हमें लग रहा है कि यहाँ से लाइट आ रहा है, यहाँ से लाइट आ रहा है, ये है ही नहीं, बट इसके बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी कैसे निकालेगी, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। अब इसके लिए सुनो बेटा, हम लोगों को और थोड़ा सा आगे बढ़ना है, थोड़ा आगे बढ़ना है, दैट इज कॉल्ड एज अ कॉन्जुगेट फोकस मेथड। थोड़ा देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अब ये हम इस्तेमाल करने वाले हैं, ये देखो ये काफी डिटेल में नहीं है बेटा, ये थियोरेटिकल पोर्शन में नहीं है, सिर्फ न्यूमेरिकल ले रहा हूं मैं, न्यूमेरिकल के लिए ले रहा हूं, कॉन्जुगेट फोकस मेथड, इसको इस्तेमाल करेंगे स्मॉल डी को निकालने के लिए। अब मैंने क्या किया है, आपको पता है ना बेटा, ये S1 S2 मैं दो सोर्सेस ले रहा हूँ, ये देखो अच्छे से, थोड़ा समझने की कोशिश करो। S1 S2 दो सोर्सेस हैं और इसके सामने मैंने लेंस रखा है, कितने डिस्टेंस पे, तो ऑब्जेक्ट, ये देखो S1 S2 क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट टू लेंस का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट टू लेंस का डिस्टेंस मैंने U से इंडिकेट किया है, U इज अ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस, और ये मिल रहा है मुझे इमेज, ये स्क्रीन पे मुझे मिल रहा है इमेज। तो इमेज कैसे मिल रहा है बेटा, पहले डायग्राम में छोटा मिल रहा है ऑब्जेक्ट से या बड़ा मिल रहा है, बड़ा मिल रहा है, यानी मैग्नीफाइड इमेज कैसी है, मैग्नीफाइड है। ओके, क्या आप लोगों को अच्छे से अगर याद होगा, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला याद है क्या बेटा, आपने लेंस में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपके लोअर क्लास में पढ़ा था, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला याद है क्या, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यही है, ये जो लिखा है ना मैंने, ये देखो नीचे में, यही वो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये देखो, ये मैंने मैग्निफिकेशन का मैं यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूँ, m इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन, साइज ऑफ इमेज कितना है d1 अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कितना d इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज, इमेज का डिस्टेंस कितना v, ठीक है, अपॉन डिस्टेंस ऑफ इमेज कितना u। ये क्लियर है क्या, एक्चुअली ये डायग्राम आप लोगों को प्रीवियस सिलेबस में पता है कि ये डायग्राम भी पूछे जाते थे और इस पे क्वेश्चन भी पूछे जाते थे, बट अभी कैसी है, रिसेंट जो सिलेबस हमारा मॉडिफाइड हुआ है पिछले साल, उसमें ये पार्ट जो है ना, ये एक्स्ट्रा पार्ट में डाल दिया है, यानी ये हमारे एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, अब देखो यार मैंने क्या किया, ये डायग्राम नंबर 1 क्लियर अगर हो गया होगा आपको, तो डायग्राम नंबर 2 देखेंगे। डायग्राम नंबर 2 में मैंने किया क्या है, जैसे कि मैंने नाम क्या दिया इस मेथड को, कॉन्जुगेट फोकस मेथड। अब क्या किया है, अब देखो यार मैंने क्या किया है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझो, अच्छे समझने की कोशिश करो। ये डिस्टेंस कितना था, u था ना, ऑब्जेक्ट टू लेंस का डिस्टेंस कितना था u, तो मैंने क्या किया, अभी इमेज, इमेज देखो, इमेज टू लेंस का डिस्टेंस कितना किया u, समझ में आ गया, जो ऑब्जेक्ट का लेंस पे डिस्टेंस था वो मैंने क्या किया, इमेज टू लेंस का डिस्टेंस किया, और जो पहले में देखो, पहले में लेंस टू, लेंस टू इमेज का डिस्टेंस था, लेंस टू इमेज का डिस्टेंस था, वो दूसरे में मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट टू लेंस का डिस्टेंस कर दिया। समझ में आ गया, यानी इमेज डिस्टेंस रिप्लेसेस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रिप्लेस बाय इमेज डिस्टेंस, इसीलिए इसे कॉन्जुगेट फोकस मेथड कहते हैं। क्लियर है क्या, कॉन्जुगेट फोकस मेथड क्यों, क्योंकि इमेज डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को इमेज डिस्टेंस से ऑल्टरनेट किया है, चेंज किया है। ठीक है, अब फिर से मैंने यहाँ पे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाया, देखो यहाँ पे इमेज, इमेज कैसे मिल रहा है, यहाँ पे छोटा मिल रहा है, डिमिनिश एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट, देखो ऑब्जेक्ट के कंपेयर में इमेज छोटा मिल रहा है, तो इमेज डिस्टेंस d2 बाई d1, इमेज डिस्टेंस u बाई v। ओके, क्लियर, ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखो इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन नंबर 2 क्या आएगा, d1 बाई d इंटू d2 बाई d इज इक्वल टू v बाई u इंटू u बाई v। हाँ कितना आएगा बोलो बेटा, डी स्क्वायर, और इधर क्या आएगा 1। ओके,
सो डी स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा, तो डी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ D1 D2। क्लियर है? आया क्या समझ में? और ये सब 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 मैंने एक न्यूमेरिकल के लिए किया है, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। बस ये डायग्राम्स आप लोगों को आपके इसके लिए नहीं बनाना है, बस ये कंसेप्ट आपको याद रहना चाहिए। ये एक्स्ट्रा नॉलेज है क्योंकि प्रीवियस सिलेबस में था, अभी के लिए हमारे पास नहीं है ये। ठीक है, तो चलो मैं जल्दी से न्यूमेरिकल ले रहा हूँ इस बेसिस के, एक ही न्यूमेरिकल है बायप्रिज्म का, उस न्यूमेरिकल को मैं ले रहा हूँ, देखेंगे। इन द बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट the fringes are observed in the focal plane of the eyepiece at a distance 1.2 मीटर from the slit। ये 1.2 मीटर क्या दिया है, बोलो जल्दी से। 1.2 मीटर क्या दिया है, फोकल प्लेन दिया है कि कहां पे, जहां फ्रिंजेस मिल रही है। फ्रिंजेस कहां मिलती है बेटा, स्क्रीन पे ना, और स्क्रीन पे मैंने क्या रखा है, आई पीस, और आई पीस का डिस्टेंस कहां से, स्लिट से, तो स्लिट टू आई पीस का डिस्टेंस यानी क्या, कैपिटल डी, कैपिटल डी दिया हुआ है आपको 1.2 मीटर। क्लियर? ये समझा क्या, कैपिटल डी मैंने 1.2 मीटर लिखा है। 1.2 मीटर क्यों, पढ़ो अच्छे, समझ में नहीं आ रहा होगा तो स्टेटमेंट समझो। बाय प्रिज्म एक्सपेरिमेंट में फ्रिंज ऑब्जर्व हो रही है इन द फोकल प्लेन ऑफ आई पीस। फोकल प्लेन, फोकल प्लेन यानी क्या, जहां पे फोकस करते हैं, जो कितने डिस्टेंस पे, 1.2 मीटर, कहां से, फ्रॉम द स्लिट, स्लिट यानी जहां सोर्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ रहा हूं। द डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल ब्राइट टू द 20th ब्राइट इज 0.4। अच्छा मुझे बताओ, सेंट्रल टू 20 ब्राइट इसका डिस्टेंस कितना होगा, एक ब्राइट का डिस्टेंस कितना होता है बेटा, x, तो कितने ब्राइट, 20 ब्राइट का डिस्टेंस ना, 20 इंटू एक्स का वैल्यू दिया है कितना, 0.4 मीटर। क्लियर? हाँ, देन आगे, when the convex lens is placed between biprism and the eyepiece 90 centimeter from the eyepiece। तो एक हमने कॉन्वेक्स लेंस रखा है, मैं डायग्राम बना रहा हूं, ये देखो, ये कॉन्वेक्स लेंस मैंने बनाया है, और ये कॉन्वेक्स लेंस कितने डिस्टेंस पे है, कॉन्वेक्स लेंस बिटवीन बाय प्रिज्म एंड आई पीस 90 सेंटीमीटर फ्रॉम आई पीस। आई पीस यानी स्क्रीन होता है बेटा, यहाँ पे ये आई पीस यानी स्क्रीन होता है, तो ये डिस्टेंस यानी ये स्क्रीन वाला डिस्टेंस, जहां पे मैं इमेज देखता हूं तो वो डिस्टेंस दिया है, कितना दिया है, 90 सेंटीमीटर, और सोर्स यहाँ पे रहता है, बराबर है। हाँ, तो ये 90 सेंटीमीटर, तो 90 सेंटीमीटर किसका वैल्यू है बेटा, u का वैल्यू है या v का वैल्यू है, v, बहुत बढ़िया। v यानी कौन सा डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस 90 सेंटीमीटर। ओके, और ये कैपिटल डी दिया है आपको, दिया है ना। हाँ, आगे पढ़ते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू वर्चुअल मैग्निफाइड इमेज इज फाउंड टू बी। मैग्निफाइड इमेज अपने कहा निकाला था बेटा, D1 में निकाला था या D2 में निकाला था, अच्छे से देखो ना, मैग्नीफाइड इमेज कहाँ हुआ था, पहले केस में हुआ था या सेकंड केस में हुआ था, डायग्राम मैं ले रहा हूँ, पिछले वाला डायग्राम बता रहा हूँ, एक देख लो। मैग्नीफाइड इमेज कहाँ हो रहा है, पहले में ना, यानी D1 में। ओके, ये पहले अरेंजमेंट में। हाँ, तो मुझे, अरे यार ऐसा क्यों हो जाता है, फिर से लिखना पड़ेगा। चलो बताओ, 20x इज इक्वल टू कितना, 0.4 सेंटीमीटर। अच्छा ये सेंटीमीटर था, यहाँ गलती अभी पकड़ में आ गई। देन क्या दिया है, ये लेंस दिया था यहाँ पे स्क्रीन था, इधर सोर्स, ये डिस्टेंस v इज इक्वल टू कितना, 0 पॉइंट कितना, सॉरी 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर। ये कैपिटल D पता है हमें, सोर्स से लेके, और क्या दिया है आपको, D1 का वैल्यू दिया है ना, कितना, 0.9 सेंटीमीटर। तो डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज यूज, यानी क्या निकालना है आपको, लैम्बडा का वैल्यू निकालना है। ओके, चलो लैम्बडा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस कंडीशन से मैं निकाल रहा हूँ। क्या है कंडीशन, 20 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0.4 इंटू 10⁻²। अच्छा, x का फॉर्मूला जानते हो आप लोग, लैम्बडा कैपिटल D बाय स्मॉल d, है क्या फॉर्मूला। हाँ, तो देखो यार, यहाँ पे वेवलेंथ निकालना है, लैम्बडा निकालने के लिए किसकी वैल्यू की जरूरत है, बाकी सभी वैल्यूज प्रेजेंट है आपके लिए। लैम्बडा का फॉर्मूला क्या आएगा,
0.4 इंटू 10⁻² इंटू क्या आएगा, ये स्मॉल डी मल्टीप्लाई में 20 डिवाइड में कैपिटल डी डिवाइड में किसके वैल्यू की जरूरत है, बोलो। कैपिटल डी का वैल्यू दिया है ना आपको, कैपिटल डी का वैल्यू दिया है 1.2 मीटर, कैपिटल डी का वैल्यू 1.2 मीटर दिया हुआ है। ओके, तो ये वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं 1.2। अच्छा, अब किसका वैल्यू की जरूरत है, स्मॉल डी। स्मॉल डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, स्मॉल डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक काम कर, सेव हो गया होगा, हाँ। स्मॉल डी के वैल्यू निकालने के लिए मैं ये वाला इक्वेशन इस्तेमाल कर रहा हूँ, d1/d इज इक्वल टू v/u। d1/d इज इक्वल टू v/u। ओके, देखो d इज इक्वल टू क्या आएगा, v/u, सॉरी क्या आएगा, उल्टा हो गया ना, d इज इक्वल टू d1 इंटू u/v, ठीक है। सो d इज इक्वल टू d1 यानी कितना है, d1 का वैल्यू दिया था ना, मैंने लिखा नहीं कि हाँ यहाँ पे 0.9। ओके, u का वैल्यू बेटा देखो ना, यहां से लेके यहां तक 120 मीटर है ना, ये 120 मीटर ना, 1.2 120 सेंटीमीटर, सॉरी 120 सेंटीमीटर, ये 90, तो इधर का होगा ना u, कितना आएगा, आएगा। ओके, तो मैं ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर में रख रहा हूँ पूरा, ये 30 डिवाइडेड बाय नीचे में कितना 90। ओके, तो यहाँ से d का वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ 0.9 अपॉन कितना 3 ना, यानी d का वैल्यू कितना आ गया 0.3 मिल गया, 0.3 सेंटीमीटर। ठीक है, 0.3 सेंटीमीटर। अब क्या करना है आपको, ये स्मॉल डी का वैल्यू यहाँ पुट करना है 0.3 सेंटीमीटर यानी 10⁻², और इसे सॉल्व करके इसका आंसर ना मुझे भेजना है आप लोगों को, ये होमवर्क है आप लोगों के लिए, इसे सॉल्व करो और मुझे भेजो इसका आंसर, ठीक है। यहाँ पे अपना बायप्रिज्म वाला टॉपिक, या आप कह सकते बेटा इंटरफेरेंस वाला टॉपिक पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। आज थोड़े प्रॉब्लम्स है, इस वजह से सेशन हमारा थोड़ा एक्सटेंड हो गया, 10 मिनट मैंने एक्सटेंड कर लिया सेशन को, बार बार हम लोगों को सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम आया इस वजह से, ठीक है ना। तो इसका न्यूमेरिकल का जो आंसर है वो आप लोगों को निकालना है, टेक्स्ट बुक में आपके पास न्यूमेरिकल है, मैंने सभी वैल्यूज निकाल के दे दी है। एक न्यूमेरिकल के लिए मुझे पूरा कंसेप्ट पढ़ाना पड़ा, हम लोगों के टेक्स्ट बुक में ऐसे न्यूमेरिकल दिए हैं, यानी कंसेप्ट तो बताया नहीं है और उस पर डायरेक्टली न्यूमेरिकल दिया है, तो उस वजह से वो पूरा न्यूमेरिकल करना पड़ता है। बट कोई बात नहीं है, एंट्रेंस पर्पज के लिए अगर हम बात करते हैं, डील करते हैं, एमएचटीसीटी के लिए डील करते हैं, तो ये काफी बेनिफिशियल है, यानी लॉस नहीं होगा, यानी ऐसा नहीं कुछ हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं तो उससे हमारा कुछ लॉस होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। एंट्रेंस के लिए एमसीक्यू के लिए ज्यादा से ज्यादा फायदा होने वाला है। चलो, तो सेशन को मैं एंड कर रहा हूँ।